मगर इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा मैटर है उससे भी हम थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो रेडिएशन की ड्यूअल नेचर होती है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना ऑफ लाइट। ठीक है, डैश लगाकर छोड़ दीजिएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना ऑफ लाइट के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि वो वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो इसमें ए पार्ट लिखिएगा, अब जो लिखा रहा हूं मैं ए पार्ट में लिखाऊंगा, है ना। तो लिखिएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, diffraction are explained on the basis of wave theory of light, wave theory of light। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये लाइट की कौन सी नेचर शो कर रही है, वेव नेचर। अब बी पार्ट पे लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोमा लगा के लिखिएगा, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, and pair production, and pair production are explained on the basis of quantum theory of light, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखिए, लाइट की ड्यूअल नेचर हो गई, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, फिनोमिना के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है या वेव नेचर शो कर रही है। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सी थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी जो आपने वेव ऑप्टिक्स में जो पढ़ा है वहां पर कौन सी थ्योरी पढ़ी, वेव थ्योरी। वे भी आपने रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ लाइट की कौन सी नेचर शो कर रही है, वेव, तो वेव थ्योरी होगी। मगर अब जो है वो है क्वांटम थ्योरी, तो वो हम क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को ही बोलते हैं फोटोन थ्योरी भी। सो फोटोन थ्योरी कहते हैं या क्वांटम थ्योरी, क्वांटम यानी फोटोन। तो देखिए क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो लाइट सोर्स से जो आपको लाइट आ रही है यानी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, तो ये रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो कर रही है। ये रेडिएशन केवल प्रोपेगेट हो रही है, यानी लाइट केवल प्रोपेगेट हो रही है, तो कौन सी नेचर है, वेव नेचर। मगर ये लाइट मैटर से इंटरेक्ट हो रही है, लाइट यानी एनर्जी, एनर्जी मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रही है, यानी मैटर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है या एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो फिर कौन सी नेचर हो गई, पार्टिकल नेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही।
फिर रिपीट कर देते हैं। अच्छा बताइए रेडिएशन कौन क्या है? रेडिएशन का मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड रेडिएशन। भाई सोर्स से आने वाली जो भी एनर्जी वो क्या कहलाएगी? रेडिएशन कहलाएगी। जैसे सन से रेडिएशन आ रही, यानी सन से क्या आ रही? एनर्जी। उस एनर्जी को हमने नाम दिया क्या? रेडिएशन। तो ये वेव है या पार्टिकल है? ड्यूअल नेचर शो करती है। नेचर ड्यूअल शो करती है, पर दोनों नेचर साइमल्टेनियसली शो नहीं हो सकती है ना। वो फिनोमिना के बेस पे बताएंगे। अब यदि ये केवल प्रोपेगेट ही हो रही है तो वेव, मगर यही रेडिएशन कोई मैटर एब्सॉर्ब कर रहा है, यानी एनर्जी को कोई मैटर क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, तो फिर नेचर क्या मानेंगे? पार्टिकल। तो लिखिए अब इसमें, when light propagates when light propagates then it behaves like wave, but when light interact with matter then it show क्वांटम नेचर। क्वांटम नेचर यानी पार्टिकल नेचर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चाहे तो पार्टिकल नेचर, है ना। आगे लिखेंगे इसमें, देयर it behaves as if it is made up of particles called photons, यानी क्वांटा। तो जब ये लाइट मैटर से इंटरेक्ट कर रही है तब ये पार्टिकल नेचर शो कर रही है। क्लियर होगी बात? तो फिर आगे लिखा देखिए, देयर इट बिहेव्स एज, वहां हमने ऐसा माना, ठीक है ना, बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि मान लो कि ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। और कौन से पार्टिकल? फोटोन लाइक पार्टिकल। ठीक है, कब माना? जब मैटर से इंटरेक्ट कर रहा है, और जब मैटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो वेव। बात समझ में आ रही? जस्ट लाइक देखिए, ये लाइट प्रोपेगेट ही हो रही है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहां पे ये ग्लास स्लेब है, और इस ग्लास स्लेब पे ये लाइट इंसिडेंट हुई, रेयर से डेंसर की तरफ आई तो नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई, वापस रेयर मीडियम में जा रही, नॉर्मल से वे हो गई। यहां इसकी इंटेंसिटी आई थी, यहां इंटेंसिटी आई है, और यहां इंटेंसिटी आई है। इसका मतलब इसका मैटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, केवल लाइट क्या हो रही है? प्रोपेगेट हो रही है। और जब लाइट प्रोपेगेट हो रही है, मैटर से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो एट दैट टाइम कौन सी नेचर हुई? वेव नेचर। क्लियर? बात समझ में आ रही? मगर यही मान लीजिए इसे एब्सॉर्ब कर रही हो, तो फिर वहां पर कौन सी नेचर हो जाएगी? पार्टिकल नेचर। बात समझ में आ रही? तो यानी हम दो कंडीशन में मानेंगे, यदि मैटर एब्सॉर्ब कर रहा है इसे या इमिट कर रहा है तब तो फिर हम पार्टिकल मानेंगे, नहीं है तो फिर क्या मानेंगे? वेव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट है, तो अब हमने मान लिया, क्योंकि हम यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि मेटल सरफेस पर लाइट गिराएंगे तो मैटर इसको क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है, तो फिर हम इसे पार्टिकल की फॉर्म में मानेंगे, क्योंकि मैटर के साथ क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो हमने मान लिया कि ये मैटर से इंटरेक्ट कर रही है, तो हमने मान लिया ये लाइट किससे बनी हुई है? फोटोन लाइक पार्टिकल से, यानी इसकी एनर्जी को हमने क्या कर दिया है? क्वांटाइज। और एनर्जी का क्वांटा क्या है? फोटोन। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन।
इसमें लिखिए एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई देखिए, जब आप चार्ज को क्वांटाइज करते हैं तो चार्ज का क्वांटा भी चार्ज ही होता है, स्मॉल पार्ट। एनर्जी को आपने क्वांटाइज किया, भाई रेडिएशन क्या है, एनर्जी, और इसको हमने क्या कर दिया है, क्वांटाइज। तो एनर्जी का क्वांटा क्या हो गया, फोटोन। इट मीन फोटोन है क्या, क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्लियर है बात। तो अभी पैकेट ऑफ एनर्जी है तो सभी फोटोन की एनर्जी सेम होती है, नहीं, ये डिपेंड करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। किस पे, सोर्स की। सोर्स चेंज कर दोगे तो फिर फोटोन की एनर्जी चेंज होगी, जब तक सोर्स चेंज नहीं करेंगे फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्लियर है बात। अब ये प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे नाम दिया प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू प्रूव किया है किसने, आइंस्टाइन ने। ठीक है, और ये जो प्लैंक कांस्टेंट नाम दिया है प्लैंक के रेस्पेक्ट के लिए दी गया, क्योंकि जो क्वांटम थ्योरी है वो मैक्स प्लैंक की है। ये रेडिएशन में मैक्स प्लैंक ने पहले ही दे दी थी, मगर एक्चुअल में उस वक्त न्यूटन का दबदबा ज्यादा है ये रहा, इसीलिए न्यूटन ने उनकी थ्योरी को चलने ही नहीं दिया, वैसे ही रहेगी बात। मगर बाद में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि लेनार्ड ने इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, और जब वेव थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करने चाहे तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और थ्योरी, इन दोनों में मैच नहीं हो रहा था, इसलिए वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एबल नहीं थी। तो यहां वेव थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट। क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर मॉडर्न थ्योरी यानी क्वांटम थ्योरी दी गई, किसके द्वारा, दे तो किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने, मगर उसके थ्रू समझाया किसने, आइंस्टाइन ने। क्लियर, आइंस्टाइन ने उसे समझाया किसके अकॉर्डिंग, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भी इसमें। तो E इक्वल टू एच न्यू प्रूव किया किसने, आइंस्टाइन ने। और हम इसे ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्यों, क्योंकि बिकॉज न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। हियर H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये डेराइव्ड यूनिट है जूल। आप फंडामेंटल यूनिट में लेंगे तो फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में लाएंगे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.13 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड। फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद रख सकते हैं इसे। बाय द वे याद नहीं रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना आता ही 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और याद रहता है तो बढ़िया रहेगा कि टाइम बचेगा। बाकी इसे तो आपको याद रखना ही है। स्पीड ऑफ फोटोन तो फोटोन की स्पीड फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ का प्रोडक्ट है, और जो किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीडियम की बात इसमें नहीं आएगी, क्योंकि फोटोन जब भी बात रहेगी हम वैक्यूम में ही कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर, क्योंकि मैटर के साथ इंटरेक्ट कर गया तभी तो उस लाइट को हम पार्टिकल की तरह मानेंगे, और केवल प्रोपेगेट ही हो रहा है मैटर से, तो वो क्या हुआ, वेव, फिर तो पार्टिकल की तरह मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो हमेशा फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगी। नेक्स्ट आ जाए तो वो है एच सी की वैल्यू की बात करें तो एच की वैल्यू और सी की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 जूल इंटू मीटर, और इलेक्ट्रोवोल्ट में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम
10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ये कन्वर्जन कोएफिशिएंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में लेके जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 जूल इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। हो गया नोट? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो अपना ये हो गया कि भाई ये जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट कर रही है तो पार्टिकल से बना हुआ मान लिया, यानी एनर्जी को क्या कर दिया हमने, क्वांटाइज, और वो एनर्जी का क्वांटा हो गया फोटोन। यहां तक बात क्लियर? अब जब ये एनर्जी का क्वांटा यानी एनर्जी रख रहा है फोटोन, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन से इसका इक्विवेलेंट मास भी होगा। एनर्जी है तो इसके इक्विवेलेंट मास होगा, और मास है तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, तो यानी इक्विवेलेंट मास आना चाहिए, यानी इफेक्टिव मास। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। तो देखिए आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन E इक्वल टू mc²। इससे हम इफेक्टिव मास कैलकुलेट करें तो ये m इक्वल टू हमारे पास आ गया E/c²। ये इफेक्टिव मास आ गया, यानी इक्विवेलेंट मास। एनर्जी है तो एनर्जी से जब भी c² से डिवाइड करके निकालेंगे हमेशा वो इक्विवेलेंट मास या इफेक्टिव मास आएगा। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन हमने कैलकुलेट कर लिया h न्यू, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं m इक्वल टू h/c²। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इफेक्टिव मास को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए एनर्जी E की जगह hc/λ, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, और m इक्वल टू h/c⁻। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब यहां देखिए c की वैल्यू आप किस में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी फॉर्मूले में यदि हमने एक भी डेटा SI यूनिट में रखा तो सारे डेटा किस में होने चाहिए, SI यूनिट में। इट मीन्स एनर्जी भी किस में होनी चाहिए, SI यूनिट में। और SI यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। सो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी एनर्जी तो आप जूल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए वेवलेंथ हम किस में लेंगे, मीटर में। ठीक है, क्लियर होगी बात है? नोट करें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया नोट? लिखिए स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन is 0. So photon is not a material particle. So photon is not a material particle. ठीक है, AR क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के हिसाब से, तो उसमें लिखा रहता है कि फोटोन इज नॉट ए मेटेरियल पार्टिकल, और रीजन देते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, तो करेक्ट आंसर हुआ, यानी दोनों स्टेटमेंट सही, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी करता है। मगर यहां इन स्टेटमेंट को यदि हम चेंज भी कर दें, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तब भी वही एक्सप्लेनेशन ही आएगा। क्लियर है, बात समझ रहे? जैसे मैंने लिख दिया रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, और नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि फोटोन इज नॉट ए मेटेरियल पार्टिकल, तो ये भी इसका एक्सप्लेनेशन बन जाएगा, क्योंकि जो भी मेटेरियल पार्टिकल नहीं है उनका रेस्ट मास 0 ही होता है। या फिर यूं कह दे कि जिनका रेस्ट मास 0 है वो मेटेरियल पार्टिकल नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, अब इनका एक और रीजन हो सकता है, जैसे लिख दिया कि फोटोन इज नॉट ए मेटेरियल पार्टिकल, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, और सेकेंड स्टेटमेंट में लिख दे स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर ये भी आंसर फर्स्ट ही जाएगा, क्योंकि जिसकी भी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, इट मीन्स वो मेटेरियल पार्टिकल हो ही नहीं सकता, उसका रेस्ट मास क्या रहेगा? 0 रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट है, इसे समझा भी देते हैं। देखिए, हमने पहले देखा कि फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है तो इसके इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया हमने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इफेक्टिव मास, ठीक है, m इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर m नॉट जो है वो है रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का रेस्ट कंडीशन में जो मास होगा वो कहलाएगा रेस्ट मास, ठीक है। और v यहां पे क्या है? स्पीड। अब हमें कैलकुलेट तो करना है, क्या है? रेस्ट मास। सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो ये m नॉट इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया। यहां m नॉट इक्वल टू m कौन सा मास है? इफेक्टिव मास, और इफेक्टिव मास हमारे पास आया था E अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस ये सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है। सो ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। सो फोटोन का रेस्ट मास क्या रहेगा? 0 रहेगा। हो गया नोट?
तो पहली कंडीशन तो देखिए हमने कहा कि भाई एनर्जी क्वांटाइज है और एनर्जी का क्वांटा है फोटोन। फोटोन की एनर्जी निकाली, भाई ये एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी है तो इसकी इक्विवेलेंट मास हो गया। इक्विवेलेंट मास से स्पीड है तो उससे हमने रेस्ट मास कैलकुलेट कर लिया। देखा रेस्ट मास तो जीरो आ रहा है। रेस्ट मास जीरो आ रहा है इसका मतलब मेटेरियल पार्टिकल ही नहीं है। और यदि किसी का रेस्ट मास ही नहीं हो यानी मेटेरियल पार्टिकल ही नहीं है तो फिर उस पर चार्ज भी नहीं हो सकता। तो अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन फोटोन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन फोटोन is 0 because without rest mass electric charge is not possible, because without rest mass electric charge is not possible। ठीक है, यानी रेस्ट मास तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखें इसमें, फोटोन अफेक्टेड बाय, फोटोन अफेक्टेड बाय ग्रेविटी because photon has effective mass E अपॉन सी स्क्वायर। फोटोन का इफेक्टिव मास तो है और इफेक्टिव मास है तो ग्रेविटी से क्या होगा, ये अफेक्टेड होगा। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भी इसमें? ठीक है, तो फोटोन का इफेक्टिव मास है, फोटोन की स्पीड भी है, और जब मास और स्पीड यानी वेलोसिटी हो तो फिर क्या आएगा, मोमेंटम भी आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। P इक्वल टू m इंटू वी। अब ये m कौन सा मास है, इफेक्टिव मास, तो ये हो गया E अपॉन सी स्क्वायर, और ये स्पीड c, तो ये E अपॉन सी आ गया। हाँ बोलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास होगा m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्पीड बढ़ाऊंगा तो इफेक्टिव मास बढ़ेगा, इफेक्टिव मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ेगा क्या, नहीं। यदि स्पीड 0 कर दूं तब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही रहेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर, किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटेरियल मास होना चाहिए। मगर ये जरूरी नहीं है कि रेस्ट मास है तो चार्ज होगा, मगर ये जरूरी है कि रेस्ट मास ही नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? अब फोटोन का रेस्ट मास ही नहीं है तो ये मेटेरियल पार्टिकल ही नहीं है, और मेटेरियल पार्टिकल नहीं है तो इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ये तो क्लियर हो गया चार्ज वाला। देखिए यदि मैं इलेक्ट्रॉन की मूविंग कंडीशन की बात करूंगा तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स अलग लगेगा, और रेस्ट कंडीशन में तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स अलग लगेगा। ये बात अलग है कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जब स्पीड बहुत ही कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेट क्या हो गई, 0। अप्रोक्सीमेट 0 होगी तो 1 माइनस 0 1 ही रह गया, और उस कंडीशन में इफेक्टिव मास को हम कंसिडर कर लेते हैं रेस्ट मास के। क्लियर? इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स वही है, स्पीड का ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं मानते। बाकी ऐसा नहीं है, इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? वो हम क्या करते हैं, फिजिक्स जब पढ़ते हैं ना तो एयर फ्रिक्शन 0, स्पिन का इफेक्ट 0, वरना मैग्नेस इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी आपने हार्ड फ्लूइड पढ़ा होगा तो उसमें आया ना मैग्नेस इफेक्ट, है ना। वो यहां पर आप देखिए बॉल जब जा रही है, कोई मैग्नेस इफेक्ट का क्वेश्चन आता है क्या प्रोजेक्टाइल में?
प्रोजेक्टाइल में आता है क्या? नहीं। एयर फ्रिक्शन 0 कर देते हैं। अर्थ की पोजीशन के साथ ग्रेविटी चेंज होती है, पर हम कह देते हैं कि सर्टेन हाइट तक कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। होता तो है, क्लियर ना बात? तो ये सब चीजें हैं जो कि हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट जब थ्योरेटिकली बात आएगी तो वो सारी काउंटेबल होगी। न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और कोई डाउट नहीं है? तो देखिए यहां मोमेंटम हो गया हमारे पास P = E/c, और मैं इसे लिख सकता हूं P = hν/c, क्योंकि फोटोन की एनर्जी hν होगी। और मैं इसे लिख सकता हूं P = अब एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ, सो c कैंसिल हो जाएगा और ये h/λ आ गया। यहां भी वही ध्यान रखेंगे, ये सभी डेटा हम SI यूनिट में लेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीटर/सेकंड है, तो हम सारे डेटा किस में लेना होंगे, SI यूनिट। यानी एनर्जी किस में लेंगे, जूल में। यहां वेवलेंथ किस में लेंगे, मीटर में। एनर्जी ऑर्डर ऑफ EM वेव्स, इससे रिलेटेड भी अपना क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2 बार क्वेश्चन आ चुके कनेक्ट होके, इसलिए अपन ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज, फिर उससे कम होती एक्स रेज, उससे कम एनर्जी होगी यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज। उससे कम एनर्जी होगी विजिबल, और उससे कम एनर्जी होगी इंफ्रारेड रेज। आगे भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मगर हम केवल वहां तक की ले रहे हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना पॉसिबल है। उससे कम पर फिनोमेना पॉसिबल नहीं होती। इंफ्रारेड आप कैमरे जानते हैं, नाइट विजन के लिए यूज होते हैं, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है ना। ठीक है, यहां तक की बात। अब इसमें देखिए जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी। बट स्पीड की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का प्रोडक्ट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा, मल्टीपल सेम। यहां पर वैक्यूम की बात कर रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। चाहे वो एक्स रेस की स्पीड हो, गामा रेस की हो, यूवी रेस की हो, विजिबल हो या इंफ्रारेड हो, स्पीड सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हम यहां पर बात करते हैं विजिबल में 7 कलर है, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सो विजिबल में मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी हुई, रेड कलर। सो रेड कलर फोटोन की वेवलेंथ की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये वर्ड आ जाता है एवरेज वेवलेंथ, मीन वेवलेंथ, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, वो वेवलेंथ ही आपको कंसीडर करना है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप जो देखिए विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है 7 कलर का, उस स्पेक्ट्रम में देखें तो रेड कलर की एक विड्थ नजर आएगी, येलो कलर की विड्थ नजर आएगी ना। अब वो विड्थ नजर आ रही तो उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ भी हुई और मिनिमम वेवलेंथ भी हुई रेड कलर की। सो उनका क्या ले लिया जाता है, एवरेज। ठीक है, क्लियर होगी बातें? सो इसीलिए एवरेज रहेगी। नेक्स्ट यहां पर भी ये वॉयलेट कलर के लिए है, तो लैम्डा वॉयलेट अप्रोक्सीमेट होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। अब फोटोन की एनर्जी हम कैलकुलेट करें E = hc/λ से,
तो ये एनर्जी आ गई इसके लिए। रेड लाइट फोटोन के लिए एनर्जी अप्रोक्सीमेट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वोलेट लाइट कलर फोटोन के लिए होगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा इधर भी आपको ध्यान रखना है, ये हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जो एक्सरेज की मैक्सिमम वेवलेंथ और यूवी की मिनिमम वेवलेंथ, तो ये अप्रोक्सीमेट होती है 100 एंगस्ट्रॉम। जिससे कि हम एनर्जी की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इसके लिए बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं, गामा रेज की मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ और एक्स रेज की मिनिमम वेवलेंथ, तो वो लैम्डा अप्रोक्सीमेट होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और जो एनर्जी आएगी इसके लिए अप्रोक्सीमेट 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए बात चल रही है। वैसे आप जनरली ये ध्यान रख लीजिए, गामा रेज के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। एक्सरेज के लिए जो एनर्जी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यूवी के लिए आपको 3.1 से और 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट होगा। विजिबल 1.6 से 3.1 के बीच में, और 1.6 से नीचे है तो फिर तो किस में आ गया, इंफ्रारेड में आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस रीजन में आ रहा है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको ये रेंज ऑर्डर ध्यान होना जरूरी है। हो गया नोट? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए देखिए एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे आपको एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखा है, ये एनर्जी दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कौन से रीजन में आ गया ये? यूवी रीजन। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विजिबल में आ गया। आपको दिया गया है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंफ्रारेड रीजन। आपको दिया गया है
10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रेज, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं अपना आप समझ सकते हैं। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज। ठीक है, तो यानी इन ऑर्डर से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो किस रीजन में चलेगी, तो वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया नोट। क्वेश्चन है E इक्वल टू पी सी इज वैलिड फॉर, क्या आएगा आंसर, कौन सा आएगा, फर्स्ट ओनली फॉर फोटोन, क्योंकि E इक्वल टू पी सी केवल उसी पर अप्लाई होगा जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की इक्वलेंट हो, और स्पीड ऑफ लाइट की इक्वलेंट फोटोन की ही रहेगी, इसलिए फोटोन पे ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन मैटेरियल पार्टिकल है और मैटेरियल पार्टिकल की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, वेट करें या लिखें, लिखिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना रहेगा। फर्स्ट लिखिए, इन फोटोन एंड पार्टिकल कोलिजन, इन फोटोन एंड पार्टिकल कोलिजन, कोमा लगा के आगे लिखिए, नंबर ऑफ फोटोन may not be conserved, number of photon may not be conserved। सेकंड लिखिए, इन फोटोन एंड पार्टिकल कोलिजन, कोमा लगा के लिखिए आगे, टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम
are conserved. Total energy and linear momentum are conserved. थर्ड लिखिए, two photon have equal wavelength. Then they must have equal linear momentum. They must have equal linear momentum. फोर्थ लिखिए, photon doesn't deflect in electric and magnetic field. Photon doesn't deflect in electric and magnetic field. हाँ भाई, कौन सा आंसर आएगा? थर्ड, बिल्कुल सही जवाब है थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया थर्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। क्यों इनकरेक्ट है? उसी थर्ड पे देखिए, मस्ट जो लाइन लिखी हुई है ना, उस कारण इनकरेक्ट है। क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी तभी इक्वल हो सकती है जब उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। भाई दो फोटोन है, इनकी लीनियर मोमेंटम सेम है, वेवलेंथ सेम है। तो वेवलेंथ सेम है तो देखो ये P1 इक्वल टू h बाई लैम्डा आई केप आ गया। नेक्स्ट ये फोटोन रहा और इसका मोमेंटम P2 इक्वल टू माइनस h बाई लैम्डा आई केप। यहां देखिए इन दोनों की वेवलेंथ तो क्या नजर आ रही है? सेम। वेवलेंथ में चेंज है क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं है। मगर फिर भी ये दोनों मोमेंटम सेम नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी तभी इक्वल हो सकती है जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। यहां सेम नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है। तो यहां मस्ट वर्ड यूज कर दिया इसलिए गलत है। ये मस्ट वर्ड नहीं आता तो ये क्या होता? करेक्ट होता। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फर्स्ट भी समझाना है। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट पे देखें तो हाइड्रोजन एटम ले लेता हूं मैं पार्टिकल में। ये हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी जो वैलेंस ऑर्बिट हो गए तो एक ही रहेगा, n इक्वल टू 1, उसमें इलेक्ट्रॉन है। फोटोन आया इसमें और इस इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करता है। इस फोटोन की एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी है? 12.1। और 12.1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर कहां चले गया? थर्ड में, ठीक है, क्योंकि ये n इक्वल टू 1 है, 2 है और ये 3 थर्ड में आ गया। अब यहां से ये जंप करता है तो ये एनर्जी का फोटोन निकला h न्यू डैश। फिर ये जंप किया, इस एनर्जी का फोटोन निकलेगा h न्यू डबल डैश। बिफोर कोलिजन कितने फोटोन थे? 1। आफ्टर कोलिजन कितने फोटोन आ रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व। अब ऐसा भी तो हो सकता ना, यहीं से सीधा यहां जंप कर गया तो एक फोटोन आ गया, तो यहां मस्ट वर्ड नहीं लिख सकते, मे नॉट बी कंजर्व। और मे नॉट बी लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है भाई। और ये भी कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने तो ये फोटोन कितना लिया? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लिया। कितनी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेगा। 13.6 तो आयनाइजेशन के लिए खर्च हो गई, यानी बाहर आने में। अब रिमेनिंग रहेगी 1.4, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चले गया। अब कोई ट्रांजिशन ही नहीं होगा। क्लियर है बात? तो अब कोई फोटोन ही नहीं मिलेगा।
तो बिफोर कोलिजन 1 था, आफ्टर क्या हो गया 0। तो यानी नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं हुई? नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या था? टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी यहां पर देखें तो ये 12.1 जो आ रहा है यानी एच न्यू, वो इक्वल होगा एच न्यू डैश प्लस एच न्यू डबल डैश के। यहां से यहां तक ये एनर्जी गैप है, फिर ये एनर्जी गैप, इन दोनों का सम करेंगे उतना ही एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। अब बात आती है लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों है? तो जितनी भी कॉलिजन होती है उन सब में तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता ही है। क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से आप देखें तो देखिए फोर्स F इक्वल टू होता है dp बाई dt। इज इट क्लियर? और इस कॉलिजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सो dp इक्वल टू क्या हो गया 0, और dp 0 हो गया, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज 0 है, यानी मोमेंटम क्या है? कंजर्व। नहीं, वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है वो अदर बात आ गई। हम यहां कह रहे हैं कोलिजन हो रही है। सो कोलिजन में क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, यहां टोटल एनर्जी की बात है तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी या वो एनर्जी की बात नहीं कर रहे हम, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? टोटल एनर्जी। ठीक है, क्लियर होगी बात है? बाकी कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है उससे रिलेटेड बात होगी कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रही है और यदि ऑब्जेक्ट अटैच हो गया है तो वो परफेक्ट इनइलास्टिक हो गई, और नॉट अटैच है तो वो इलास्टिक भी हो सकती है और इनइलास्टिक भी हो सकती है। उन कंडीशन में देखेंगे कि लैटिस में यदि वाइब्रेशन हो रहा है तो एनर्जी हीट की फॉर्म में जा रही है, तो फिर वो इनइलास्टिक पार्ट भी आएगा। मगर जब पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल में कोई लैटिस वाला पार्ट होता नहीं है, तो वहां फिर हम इनइलास्टिक कोलिजन वाली कंडीशन बहुत कम लेते हैं, ज्यादातर कंडीशन इलास्टिक मान लेते हैं। क्लियर बात? और यदि लैटिस आ गया, जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल आ जाता है, तो मेटल है तो लैटिस हुआ, तो वहां फिर इनइलास्टिक हो जाती है। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। energy of photon is 9 mega electrovolt. Energy of photon is 9 mega electrovolt. Find out its, फर्स्ट पार्ट लिखिए लीनियर मोमेंटम, सेकेंड पार्ट लिखिए इफेक्टिव मास, करिगेशन। हो गया सॉल्व? बताइए। 4.8 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड
1.6 into 10 to the power minus 29। ये आ रहा है या चेंज है? ये आ रहा है। कितनों क्या आ रहा है ये आंसर? वेरी गुड, परफेक्ट, +4 मार्क्स। क्योंकि देखिए यहां पर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो P इक्वल टू E अपॉन सी, एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में है, इसे कन्वर्ट करेंगे जूल में, ऐसा यूनिट। सो 9 मेगा यानी 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। सो ये सॉल्व करने पर आ गया हमारे पास 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है इफेक्टिव मास, तो ये E अपॉन सी स्क्वायर हो गया, या फिर मैं इसे P बाई सी भी लिख सकता हूं। और मोमेंटम मैंने कैलकुलेट कर ही लिया, तो फिर सॉल्व करूंगा इसको तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 किलोग्राम आ जाएगा, वैल्यू रख के। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर सारे ही होने चाहिए, ठीक है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपने यहां होंगे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क होंगे, टाइमिंग बचाने के लिए। अगले टर्न पर आते हैं उसके आंसर लिए जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, if wavelength of photon is 200 nanometer, then find out its, अब इसमें फर्स्ट पार्ट लिखिए एनर्जी, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट एंड जूल यूनिट्स, दोनों यूनिट में ही फाइंड करना है। सेकंड पार्ट लिखिए लीनियर मोमेंटम, थर्ड लिखिए इफेक्टिव मास, और फोर्थ लिखिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if frequency of photon, if frequency of photon is 10 to the power 14 hertz, 10 to the power 14 hertz, then find out its, फर्स्ट पार्ट लिखिए एनर्जी, ब्रैकेट में वही लिखेंगे इन जूल यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, ठीक है। सेकेंड लिखिए लीनियर मोमेंटम, थर्ड लिखिए इफेक्टिव मास, फोर्थ लिखिए वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if linear momentum of photon is 10 to the power minus 27 kilogram meter per second, if linear momentum of photon is 10 to the power minus 27 kilogram meter per second, then find out its, फर्स्ट पार्ट लिखिए एनर्जी, ब्रैकेट में लिखिएगा इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट, बस केवल एसआई यूनिट में पूछा है। सेकंड इफेक्टिव मास, थर्ड पार्ट है वेवलेंथ।
ठीक है, सफिशिएंट है। आंसर अगले टर्न पे लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इसे हम ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रेडिएशन क्या है, एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्स, सोर्स से आने वाली जो भी एनर्जी वो कहलाएगी रेडिएशन। अब यदि ये प्रोपेगेट ही हो रही है तो वेव, और यदि मैटर से इंटर करेगी तो पार्टिकल। सो रेडिएशन की ड्यूअल नेचर होती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। मगर यहां मान रहे हैं कि जो सोर्स से एनर्जी आ रही है यानी रेडिएशन जो आ रही है ये इस मैटर से इंटरेक्ट कर रही है, मैटर इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब हम मानेंगे ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल क्या है, फोटोन। ठीक है, तो अब ये फोटोन से मिलकर बना हुआ है। अब मान लीजिए किसी टाइम पर ये एन फोटोन आ गए, इस पे एक फोटोन तो आएगा नहीं ना, कुछ तो फोटोन आएंगे। तो एन फोटोन आए तो एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। सो एनर्जी ऑफ रेडिएशन ये आ जाएगा ई टी इक्वल टू एन एच न्यू। एन नंबर ऑफ फोटोन है और एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं ई टी इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। हियर एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन इन टाइम टी। अब कोई भी टाइम हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 0.5 सेकेंड हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है, जो भी दे रखा हो टाइम में कितने फोटोन आए, उन फोटोन और एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीपल कर दिया तो वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन हो गई। तो आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन कहेगा इसका मतलब एच न्यू है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन कहेगा तो एन एच न्यू है। ध्यान दीजिएगी बात है। लिखिए क्वेश्चन। हो गया नोट। देखिए टू रेडिएशन have equal energy but ratio of their wavelength is 2:3, is 2:3. Find out ratio of their number of photon. Find out ratio of their number of photons. हाँ भाई, क्या आ रहा है आंसर, सेम 2:3। कितनों के आ रहा है आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। देखिए यहां पर गिवन है आपको कि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम, ET1 इक्वल टू ET2। अब जब एनर्जी सेम है तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं N1 HC बाई लैम्डा 1 इक्वल टू N2 HC बाई लैम्डा 2। ठीक है, HC तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये N1 अपॉन N2 किसके बराबर आ गया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और ये 2:3 दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, पावर ऑफ रेडिएशन। पावर ऑफ रेडिएशन इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। अब पावर ऑफ रेडिएशन क्या हो गया, रेट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, या तो हम ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम या एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो लिखिएगा रेट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड पावर ऑफ रेडिएशन। तो यानी पावर ऑफ रेडिएशन ये बन गया हमारे पास एनर्जी ऑफ रेडिएशन अपॉन टाइम। ठीक है भाई। अब पावर ऑफ रेडिएशन P इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या था, NH न्यू। ठीक है। और अपॉन टाइम, एन नंबर ऑफ फोटोन कितने टाइम में आए, T टाइम में, सो T से डिवाइड कर दिया, N बाई T नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल n H न्यू, ये पावर ऑफ रेडिएशन आ गया। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं P इक्वल टू स्मॉल n और H न्यू की जगह SC बाई लैम्डा। हियर स्मॉल n बाई T है, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इससे कैलकुलेट करूं तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखिए n इक्वल टू P लैम्डा अपॉन HC। देखिए इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए P लैम्डा और HC की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 जूल इंटू मीटर। इज इट क्लियर? इसे ऊपर लाऊंगा तो ये आ गया मेरे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर 24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स P लैम्डा। आपके मॉड्यूल में ये फॉर्मूला दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हमें यही ध्यान रखना, P इक्वल टू NH न्यू, या H न्यू नहीं दे रखा तो SC बाई लैम्डा, और SC की वैल्यू हमें याद है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अनावश्यक इसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस ये इसलिए बताया कि ये आया कैसे, वो HC की वैल्यू रखी तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना। ठीक है, हो गया नोट। देखिए पावर ऑफ रेडिएशन, यहां जो P दे रखा है वो पावर ऑफ रेडिएशन है। हम पावर ऑफ रेडिएशन पावर ऑफ सोर्स के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पावर ऑफ सोर्स ही दिया रहता है, और कई बार नहीं करते हैं, उसे समझिएगा। जैसे मैंने 100 वाट का बल्ब ले रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसकी एफिशिएंसी के बारे में नहीं बोला, तो आप अच्छी तरह जानते हैं हर एक क्वेश्चन में हम उसे आइडियल सिचुएशन पे ले जाते हैं, यानी बल्ब को आइडियल बल्ब मान लेंगे, 100% एफिशिएंसी मानेंगे। फिर 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट ही पावर रेडिएट कर रहा है वो लाइट की फॉर्म में, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। ठीक है। मगर यदि आप देखें तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी बल्ब नहीं होता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी 80% है, तो वो 100 वाट का केवल कितनी एनर्जी किस में दे पा रहा है, 80% ही। ठीक है।
तो यानी 80 वाट ही रेडिएट करेगा, किसमें? लाइट की फॉर्म में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भी इसमें? क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट है, एक और बात है हमारे पास कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आप यहां कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों फॉर्मूले है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है इससे। मगर आपसे तो पूछा गया है कि इन 10 सेकंड में बताओ, तो पर सेकंड हमने स्मॉल एन निकाला, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10n, मल्टीपल कर देंगे। 1 मिनट में कितना होगा? 16 to n। 1 आवर में कितना हो जाएगा? 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डे में कितना होगा? तो फिर 1 डे में पता है भाई हमें, 1 डे 24 इंटू 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो गया 86,400 सेकंड। ठीक है भाई, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। सभी तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन रखेंगे हम, इसलिए ध्यान रखिए रिवीजन मतलब यह होम असाइनमेंट दिया जा रहा है तो वो सारे क्वेश्चन करना जरूरी है, ताकि वो सभी एक एक तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, 200 watt power of an electric bulb emits light of wavelength 6000 angstrom. Emits light of wavelength 6000 angstrom. Find out number of photon per second emitted by bulb. करिए क्वेश्चन। क्या रहा है? 6 इंटू 10 टू दी पावर चेंज आ रहा है, ये आ रहा है, कितनों क्या आ रहा है ये आंसर? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है, +4। क्योंकि देखिए इसमें पावर दी गई है मगर एफिशिएंसी नहीं बताई गई है, तो फिर 100% मानेंगे। ठीक है, सो हमें पता है पावर P इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ फोटोन निकालेंगे P लैम्डा अपॉन एच सी। पावर हमें दे रखी 200 वाट, लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर, और एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -25। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6 इंटू 10 टू दी पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, बट फोटोन इज नॉट यूनिट, फोटोन यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 watt power of an electric bulb, 100 watt power of an electric bulb emits light of wavelength 400 nanometer, emits light of wavelength 400 nanometer. If efficiency of electric bulb is 25%, if efficiency of electric bulb is 25%, find out number of photon emitted by bulb in duration
1 day, in duration 1 day. हो गया सॉल्व? बताइए भाई। 4.32 10 की पावर 24, कितनों क्या आ रहा है ये आंसर? इसके अलावा आ रहा है क्या आंसर? बताइए। 4. अच्छा 4.32 इंटू 10 टू दी पावर 26 आ रहा है। ये कितनों क्या आ रहा है? 1 और 2 के आ रहा है। ये कितनों क्या आ रहा है? मैक्सिमम क्या आ रहा है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है, मगर करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है। इसमें कहा मिस्टेक रही वो चेक करते हैं ना। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, +4 मार्क्स उसी में मिलेंगे, है ना। देखिए पावर P इक्वल टू कितना हो गया? 25% है, तो 25/100 इंटू 100। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ऐसा क्यों किया है, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, तो ये 25 वाट हो गया। वेवलेंथ आपको दे रखा है 400 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर -9 मीटर। तो हम स्मॉल n कैलकुलेट कर रहे हैं P लैम्डा अपॉन SC से। पावर है 25, लैम्डा है 400 नैनो यानी 10 की पावर -9, HC 2 इंटू 10 टू दी पावर -25। सो ये वैल्यू होगी हमारे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन इन 1 डे। ठीक है, 1 डे में नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे? तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू टाइम, टाइम सेकेंड में रख देंगे। तो n इक्वल टू स्मॉल n हमारे पास है 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 पर सेकेंड, और टाइम 1 डे में होता है 86,400 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इक्वल टू हमारे पास आ गया 4.32 इंटू 10 टू दी पावर 24। और ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन बहुत आसान है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो गया, इसे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, बहुत आसानी से आ जाएगा। बाकी तो डेसिमल लग के पावर आप सेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होम असाइनमेंट के लिए रहेंगे, तो लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या होगा, सभी तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। लिखिए 198 वाट पावर ऑफ सोर्स, 198 watt power of source emits radiation of frequency 3 megahertz. Find out number of photon per minute emitted by bulb, emitted by source, emitted by source. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन emitted by
source of power 4 milliwatt, 4 milliwatt. Calculate number of photon per second. Calculate number of photon per second. एक और क्वेश्चन लिखा दें, लिखिए. सोर्स S1 produce 2 into 10 to the power 20 photon per second. 2 into 10 to the power 20 photon per second with wavelength 4000 angstrom. Another source S2 produce 1 into 10 to the power 20 photons per second with wavelength 2000 angstrom. With wavelength 2000 angstrom. Find out ratio of power of source S1 to S2. ठीक है, इनकी पावर का रेशियो आपको बताना रहेगा. ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों. कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप बाहर भी पूछ सकते हैं. स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही ना? हाँ, ठीक है. वो स्लो से तो मतलब ही नहीं है, इससे स्लो हो ही नहीं सकती है ना, और इससे फास्ट भी नहीं हो सकती है ना. ये सही स्पीड है.